गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, नमस्कार सीटेट एस्पिरेंट। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचर्स अप पर। मैं मोहित दीक्षित लेकर आया हूं आपके लिए सीटेट मैथ्स के कुछ बहुत ही बेहतरीन सवाल। जो आज का सेशन है इसका हमने नाम ब्रह्मास्त्र रखा है, क्योंकि आज के सेशन में जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो क्वेश्चंस आपकी तैयारी में बहुत ही चार चांद लगाने वाले क्वेश्चंस में से एक होने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम की डेट कल है और अंत समय जाते जाते अगर आपने ये क्वेश्चंस देख लिए तो आप यकीन मानिए कि 50 से 60% क्वेश्चंस इसी में से बनने वाले हैं या यही टाइप होने वाला है। ये आपकी तैयारी में ये सेशन ताबूत की आखिरी कील साबित होने वाला सेशन होगा। आप बिल्कुल ध्यान से पूरा सेशन को देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को बिना किसी देर के। पहला क्वेश्चन अगर देखें तो किसी चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के अनुपात में हैं। इसके सबसे बड़े कोण के संपूरक तथा सबसे छोटे कोण के पूरक का योग। ये कह रहा है कि कोई चतुर्भुज है, इसमें क्या है कि इसके कोणों का अनुपात दिया है। अब अनुपात दिया है तो हम इसके योग के बराबर कर लेते हैं अनुपात को। 2x + 3x मान लेते हैं ये सब जो कोण हैं, और ये कितने के बराबर हो जाएंगे, तो ये कितने के बराबर हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे 360 के। अगर 360 के बराबर होते हैं, आप जोड़िए 3 2 5 5 10 18 x बराबर होता है 360 के, तो x बराबर यहाँ से आएगा 20। तो हमारा सबसे बड़ा कोण 20 × 8 = 160 हो जाएगा, और सबसे छोटा कोण कह रहा है जो सबसे छोटा कोण 40 डिग्री हो जाएगा। अब देखते हैं इनके पूरक और संपूरक की बात आती है। पूरक और संपूरक क्या होता है? पूरक कोण जो 90 को पूरा कर दे, कुछ भी जोड़ दे, किसी न्यून कोण में कुछ जोड़े और वो क्या करे 90 अंश बना दे, तो उसे क्या कहेंगे? पूरक कोण। तो अब पूरक कोण की बात तो आई है, इसके बाद बात आई है संपूरक कोण की। तो संपूरक कोण क्या होता है? 180 अंश। 180 अंश होता है संपूरक कोण। इसमें से जो घटेगा, जो छोटा होगा, वो बताया इनने कि इन दोनों का योग बताना है। तो अब देखते हैं इसको। संपूरक कोण की बात करें तो संपूरक कोण इसमें है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, थोड़ा लिख देता हूँ। संपूरक कोण की बात करें तो संपूरक कोण है कितना? 180 होता है। 180 में 160 घटा दीजिए, बड़े कोण में से घटाना है ना, तो ये हो जाएगा 20 अंश। अब जो कह रहा है कि पूरक कोण की बात करें तो पूरक कोण 90 में कुछ घटाने पे मिलेगा। 90 में सबसे छोटा वाला कह रहा है घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 50। तो इन दोनों का योग कह रहा है 50 20 70 अंश। चौथा ऑप्शन सही है आपका। आप देख रहे होंगे संपूरक कोण, पूरक कोण, ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत आते हैं। आप ये याद रखिएगा कि संपूरक कोण का मान 180 अंश होता है और पूरक कोण का मान 90 अंश होता है। इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको प्रीआरटी में भले ना देखने को मिले, मगर अपर प्राइमरी में जब जाएंगे पेपर 2 में, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस इस पे आते हैं। किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की, कोई समकोण त्रिभुज है, उसमें दो भुजाएं क्या दे दी गई हैं? 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। दो भुजाएं हमने पहले ये मान ली, कर्ण 17 सेंटीमीटर और आधार को 15 मान लिया। तो अब देखते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है वहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि जो तीसरी भुजा होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर को हम देखें तो यहाँ पे लंब नहीं है, लंब फाइंड अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 17 का स्क्वायर कितना होगा? 289। 289 में अगर 15 के स्क्वायर को घटा दें तो हमें लंब मिल जाएगा 225। ये कितना हो जाएगा? 225। अगर आप देखें चार गया और 8 में से 2 गया तो 6 आ जाएगा। 64। 64 किसका है? तो 64 है 8 का। तो इसमें देखिए कोई 8, अच्छा ये कथन पे है तो पहला एक इसमें ये बात आ गई कि अगर हम एक बार अगर 17 को ले लें, क्या कर्ण ले लें, हाइपोटेनस ले लें 17 को, तो 8 आता है इसका लंब। और अब देखते हैं अगर हम इन्हीं दो भुजाओं को ऐसे ही लिख लें, इन्हीं को लंब और कर्ण बना दें, तो इसमें देखेंगे हम कि 289 तीसरी भुजा कर्ण जो है ये इनके जोड़ के बराबर होगा, दोनों के वर्गों के जोड़ के बराबर होगा। तो 225 ये कितना आएगा? 500
514 हो जाएगा। यहाँ पे 514 देखेंगे तो 514 अंडर रूट का 514 किसी का मान नहीं होता है। 514 अगर देखें तो ये 20 के स्क्वायर से ज़्यादा है, 20, 21, 22 के स्क्वायर और 23 के स्क्वायर से कम है। तो यहाँ देखिए एक जो कथन लिखे हैं इन पे हम गौर करते हैं। यह 4 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर के बीच में है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार अगर हम हाइपोटेनस 17 लेते हैं तो हमारा जो लंब आता है वो 8 आता है। अगर हम यहाँ पे लंब को 17 लें और हाइपोटेनस निकालें तो अंडर रूट 514 आ रहा है। दूसरा क्या है, यह 20 सेंटीमीटर तथा 23 सेंटीमीटर के बीच में। देखिए 20 400 होता है और 23 529 होता है, तो बीच में है, ये बात सही है। एक बात ये सही है। दूसरी बात यह, तीसरी बात यह 10 सेंटीमीटर से छोटी है। दूसरा क्या आया था, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर आया था तो यह 10 से छोटा था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी फॉर डेनमार्क, डी फॉर दुबई। दुबई सही है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप, कहा गया है कि अगर कोई मान लीजिए किसी कक्षा में परीक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो गणित की परीक्षाओं में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप शिक्षक के रूप में उन्हें क्या सलाह देंगे, क्या करेंगे उनके जो स्कोर है उसके पर, उनकी परफॉर्मेंस को अच्छा बनाने के लिए? अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है अच्छा न करने के परिणाम को समझाएंगे। तीसरा, कारणों का निदान करेंगे और उपचारात्मक कदम उठाएंगे, उनको उच्च उपलब्धि वालों के साथ बैठा देंगे। उपचारात्मक कदम उठाएंगे ना, देखो पहली बात आ गई कि उपचारात्मक कदम उठाएंगे। जहाँ उपचारात्मक रिमेडियल टीचिंग दिख जाए वहाँ वही सही होता है। सीटेट में रिमेडियल टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तीसरा ऑप्शन इसका जो है सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, गणित के शिक्षार्थियों की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीतियाँ प्रयुक्त हो सकती हैं? गणित के जो शिक्षार्थी हैं उनकी रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए कौन सी, मतलब किसी को गणित में कितना इंटरेस्ट है ये बात जानने के लिए किन तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, ये पूछा गया। जात सूची, पोर्टफोलियो, कागज़ पेंसिल परीक्षा। पोर्टफोलियो अलग होता है ना, कागज़ पेंसिल परीक्षा, कॉपी पेन टेस्ट। अभी कल आप जो देंगे वो कॉपी पेन टेस्ट ही है ना। तो जांच सूची ये तो हो सकता है, पोर्टफोलियो भी हो सकता है, पर कागज़ पेंसिल परीक्षा ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि किसी परीक्षा से किसी बच्चे की अभिरुचि के बारे में पता नहीं किया जा सकता है। मौखिक परीक्षा से भी पता चलता है, कागज़ पेंसिल यहाँ भी आ गया तो ये भी नहीं होगा। जांच सूची, पोर्टफोलियो, परियोजना, कक्षा की सहभागिता, ये परियोजना अलग होगा, कक्षा की सहभागिता अलग होगा। जांच सूची मतलब चेकलिस्ट में क्या करते हैं, बच्चे के पूरे हर क्रियाकलाप को रखते हैं जिससे बच्चे का हम सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये जांच सूची होती है, चेकलिस्ट। पोर्टफोलियो भी जांच सूची से ही कुछ मिलता जुलता होता है, उसमें भी सारी पहलुओं को देखा जाता है, तो ये भी सही है। परियोजना बनाते हैं, कक्षा की सहभागिता को भी बच्चे की देखते हैं, तो ये 3 नंबर। हमारे सीटेट का मेन मोटिव क्या है, बच्चे का टेस्ट करना है ही नहीं। मतलब जहाँ कागज़ पेंसिल या पढ़पस बनाया जा रहा है बच्चे को, वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। बाकी तीनों ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि परीक्षा जो अभी का दौर है वही दिखा रहा है, तो उससे तो आपको भी एलर्जी है ना। कक्षा 7 की गणित शिक्षिका का नीता, कोई गणित की शिक्षिका है कक्षा 7 की नीता, गणित के कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं देती हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य नहीं है। कोई कक्षा 7 की गणित की शिक्षिका है नीता, उनने क्या किया कि बच्चों को बहुत सारे सर्वेक्षण, मतलब कि प्रोजेक्ट्स दिए हैं बच्चों को, परियोजनाएं बनाने के प्रोजेक्ट्स दिए हैं बच्चों को करने के लिए। तो उससे उनका क्या उद्देश्य नहीं है, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करना, ये तो है। प्रमाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थियों को, ये बात भी है कि जो प्रमाणिक आंकड़े हैं, जो मतलब आंकड़े हैं बुक पे लिखे हैं, उनसे क्या होगा, बच्चों को आसानी से चीज़ें समझेगा, क्योंकि वो खुद क्रियाकलाप करेगा तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो चीज़ों को खोजेगा, जब खोजेगा तो उसका इंटरेस्ट उनमें चीज़ों में बढ़ेगा और बच्चे अवसर प्रदान होगा बच्चों को, मतलब एक काम करने का जो टाइम मिल पाएगा उनको ना। कक्षा कक्ष की एक रास्ता भंग करना, आप कभी एक रास्ता कक्षा की भंग ही नहीं कर सकते। आप बतौर टीचर आप कभी भी जाते हैं किसी क्लास में तो आपका पहला मोटिव यही होता है कि हमारी क्लास शांत हो, जो हम बच्चों को पढ़ाएं, जो हम टीचिंग करें वो बहुत अच्छी हो। तो ये चीज़ तो हो नहीं सकती, तो इसका सी ऑप्शन सही है।
सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका परिमाप 6 सेंटीमीटर है। यह त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है तो इसकी संगत ऊंचाई। कोई त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल किसी वृत्त के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है, और जो वृत्त है उसका परिमाप दिया गया है। यह त्रिभुज के आधार का क्या है, 8 से, यहाँ पे त्रिभुज का जो आधार है वो कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। तो इसकी संगत ऊंचाई मतलब लंब ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हम अगले पेज पे देखते हैं। अगला पेज मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे। अगले पेज पे देखते हैं इस क्वेश्चन को। और ये देखिए क्या कहा है कि कोई जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल, उसका परिमाप दिया है। वृत्त का परिमाप क्या होता है, अगर वृत्त का परिमाप आप देखेंगे तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप सूत्र क्या होता है, वृत्त के परिमाप का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, अगर 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर बराबर कितना दिया है, 6 पाई। तो यहाँ से क्या होगा आपका, जो 2 पाई आर बराबर अगर इसको कर दें हम तो क्या आएगा, आर कितनी आ जाएगी यहाँ से 3। आर अगर 3 आ रही है तो अब यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर, अगर पाई आर स्क्वायर तो यहाँ पे हो जाएगा 9 पाई। अब आप देखेंगे 9 पाई क्या हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल। अगर वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई हुआ तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यह त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं त्रिभुज का जो आधार है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, कोई भी त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है सूत्र 1/2 आधार इंटू ऊंचाई या लंब। अब आधार इंटू ऊंचाई या लंब, तो यहाँ कितना, ये बराबर ही 9 पाई के बराबर आ जाएगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है और वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकाला हमने, 9 पाई। अब यहाँ से देखते हैं तो 1/2 इंटू बी का मान, बेस का मान 8 बताया ही इनने, और एच को ऐसे ही मान लेते हैं, अभी एच का मान हमें पता नहीं, तो 2 चौके 8। और जब यहाँ 4 से इसे भाग देंगे तो 4 दूनी 8, पॉइंट बचा 2 बचा 1, तो 4 दूनी 8, 10 हो गया, 4 पंचा 20। एच बराबर कितना आया, एच बराबर आपको दिख रहा है 2.25 पाई, 2.25 पाई। ये चौथा ऑप्शन, इसका चौथा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है, इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही है। सही से देखिए, जो कहा कि वृत्त का परिमाप दिया गया और वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, वो दोनों बराबर कर दिए, तो उससे क्या हुआ, हमें आधार पता था, हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल में रखा और क्या किया, इसकी ऊंचाई निकाल ली। बस इतना सा काम करना था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीटेड बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। 7/3 प्लस रूट एन को परिमेय बनाने पर 3 माइनस अंडर रूट एन प्राप्त होता है, तो एन का मान क्या होगा। देखिए 7/3 प्लस रूट एन को क्या करना है, 3 माइनस रूट एन प्राप्त करना है, तो मतलब सीधे कह रहा है इसका कॉन्जुगेट से अब जब हम गुणा कराएंगे इसके कॉन्जुगेट से इसके ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, अगर देखिएगा 3 माइनस एन। अब यहाँ पे अगर हम कॉन्जुगेट से गुणा कराएं तो कितना आएगा, 7/3 तक का 9 और माइनस हो जाएगा ये एन, क्योंकि एक ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे एन हो जाएगा, ये एन हुआ, तो आप देखिए 7 और ये क्या है, 3 माइनस रूट एन। ठीक, एक बार मैं सही से लिख देता हूँ इसको कि ये 7 ब्रैकेट में क्या जाएगा इसका, 3 माइनस रूट एन, क्योंकि ये गुणे में चला जाएगा, कॉन्जुगेट है। अब देखिए अब 9 माइनस एन आया, अगर 9 माइनस एन है तो कह रहा है एन के किस मान पे, एन का मान क्या होगा कि एन के किस मान पे ये 3 माइनस रूट एन आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 रख दें तो ये भी 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो 7 7 कट जाएंगे, तो 3 माइनस रूट एन प्राप्त हो जाएगा। तो एन का मान क्या होगा, 2 होगा। दूसरा ऑप्शन सही है इसका।
इसी तरह के क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपके अपर प्राइमरी में भी आते हैं। तो ये अपर प्राइमरी हो या प्राइमरी हो, ये दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में। कल आने वाला पेपर, आपका जो पेपर होगा, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। आप इस सेशन को प्लीज़ बिल्कुल स्किप ना करिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिए, जिससे आपको आपके परीक्षा में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। एक लड़के से किसी धनराशि का 3/8 मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने उस राशि को 3/8 से गुणा करने के स्थान पर 3/8 से भाग कर दिया। इस प्रकार जो उत्तर आया वह सही उत्तर से 55 अधिक था। कोई राशि, मान लीजिए x कोई राशि है, उसमें क्या कहा गया कि इसे 3/8 से गुणा करो। तो उसने क्या किया, 3/8 से गुणा ना करके उसने किया क्या कि 3/8 से भाग कर दिया। अब 3/8 से भाग किया है उसने, देखता हूँ आगे पेज दिया हो तो सही से बता देता हूँ। हाँ, तो 3/8 से भाग कर दिया। अब 3/8 से अगर भाग किया है तो 55 अधिक हो रहा है। 55 अधिक हो रहा है मतलब कौन ज़्यादा है, जिससे भाग किया गया वो ज़्यादा है, 3/8 ज़्यादा है। और अगर जिससे गुणा किया गया, गुणा किससे किया गया, 3/8 से गुणा भी किया गया है ना, तो 8 कितना ज़्यादा है, 55 ज़्यादा है। प्रश्नानुसार है ना, प्रश्न में कहा क्या गया कि जो 3/8 से भाग गया वो 55 ज़्यादा हो गया, 3/8 से गुणा करना था। अब यहाँ देखें हम, ये तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये तीसरा इसका डिनोमिनेटर है, तो तीसरा डिनोमिनेटर हमेशा ऊपर चला जाता है। अब देखेंगे तो 8x अपॉन 3 माइनस 3x माइनस 8 इक्वल टू 55। अब यहाँ देखें तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 24 8 8 64, 8 8 64 और 3 तरह के 9, 9x बराबर 55। अब 64 में अगर 9 घटाएं तो कितना आएगा, 55। तो 55 x अपॉन 24 इक्वल टू कितना, 55। तो 55 55 कैंसिल, x बराबर कितना है, 24। आप देखेंगे यहाँ से x बराबर कितना मिलेगा, x बराबर मिल जाएगा 24। x बराबर 24, जब x बराबर 24 आया तो कह रहा है कि इस राशि का कितना, क्वेश्चन में कहा है इस राशि का, आप देखें इस किसी धनराशि का 3/8 मान ज्ञात करना है। अब इस राशि का क्या करना है, 3/8 मान ज्ञात करना है। इस राशि का 3/8 मान कितना होगा ये बताना है। 24 का 3/8, तो 8 त्रू के 24, 3 त्रिक के 9, तो कितना आया, 9 आया। 9 आना था करेक्ट आंसर, पर गलती से उसका 55 ज़्यादा आ गया, 64 आ गया। देखते हैं तो यहाँ पे, सॉरी, ऑप्शन 2 सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे के बने 3 घनों, लोहे के कोई 3 घन हैं, उनको बने हैं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है, उनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। इसमें से बड़े घन की भुजा ज्ञात करनी। तो देखिए जो 3 घन हैं, अब इन 3 घनों का आयतन बड़े घन के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। अगर देखें तीनों घनों का कुल आयतन, यहाँ से हम निकालने, तीनों घनों का कुल आयतन नहीं लिया है पेज, चलो कोई बात नहीं, इसी में समझा देता हूँ। तीनों घनों का कुल आयतन, तीनों घनों का कुल आयतन कितना होगा, तो तीनों घनों का कुल आयतन होगा, आयतन, तीनों घनों का आयतन आप देखेंगे यहाँ से, तो तीनों घनों का आयतन जो होता है, पहली बात तो घन का आयतन का सूत्र होता है 1 क्यूब। 1 क्यूब अगर देखें तो यहाँ 6 के क्यूब को देखें तो 6 का क्यूब होता है 216, फिर 8 का क्यूब होता है 512, और 10 का क्यूब क्या होगा, 1000। इन तीनों के योग के बराबर क्या होगा, जो चौथा बड़ा घन बनाया जा रहा है वो बराबर होगा इनके घनों के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा, 1728। आप देखिए 6 2 8, 1728, 1728। अब इन तीनों घनों का जो योग आया, तीनों घनों के आयतन का। अब बड़े घन के आयतन, बड़े घन का आयतन, घन का आयतन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1728। और 1728 जो है, 1 क्यूब बराबर 1728, तो ये 1728 कितने का क्यूब है, तो 12 का क्यूब है। देखिए ये क्यूब और स्क्वायर्स थोड़ा सही से याद कर लीजिए प्लीज़, अभी भी टाइम है, कल आपका पेपर है, तो एक नज़र पेपर में जाने से पहले ज़रूर देख के जाइएगा
कि कम से कम 20 तक के स्क्वायर्स और 20 तक के क्यूब, जिससे क्या होगा आपके परीक्षा में बहुत ही आसानी होने वाली है। आपको बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं पूछता है सीटेट ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सीटेट केवल आपकी मेंटेलिटी चेक करना चाहता है, आपका ज्ञान नहीं चेक करना चाहता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आंकड़ों का माध्य होगा। ये कोई आंकड़े लिखे गए हैं, इनका माध्य होगा। सबसे पहले कभी भी आंकड़े मिले तो आंकड़ों को क्या आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है, तो मैं अभी आरोही क्रम में लिख देता हूँ। यहाँ पे आरोही क्रम में लिखे तो 23, 34, 39 और कितना है 45, 54 कितनी बार है 54 2 बार है तो 54 और 56 है, इसके बाद फिर 78 है, फिर 84 है। अब इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। 9 में कौन सा सूत्र लगेगा? 9 की माध्यिका निकालने के लिए सूत्र जब विषम संख्या में हो कुल पद तो कौन सा सूत्र लगता है? तो लगता है n+1/2वां पद, ये सूत्र होता है इसका माध्यिका निकालने का। अब यहाँ पे 9 + 1/2 मतलब 10/5 बराबर कितना? पाँचवा पद। पाँचवा पद है कितना? पाँचवा पद 1 2 3 4 5, 5 मतलब 54 पे आया 54। अब देखिए 5 1 2 3 4 5 54 पे आया तो 54 3। तीसरा ऑप्शन सही है इस पे, ऑप्शन नंबर 3, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। मैं बार बार कह रहा हूँ 2 प्राकृत संख्याओं का लासा 36 है और उनका योग 30 है, तो वह दोनों संख्याएं हैं। देखिए आप अगर इसको गुणनखंड मेथड से करेंगे तो बहुत लेंदी जाएगा ना, अगर ऐसे कर ले ऑप्शन से तो जल्दी से हो जाता है। 12 9 21, 12 9 21 इनका योग हो रहा है 30? नहीं हो रहा है। 12 8 30, तो इसका तो हो रहा है 30, तो इसको भी देखेंगे। 9 21 30 मतलब 2 ऑप्शन है जो गेम में, 3 ऑप्शन गेम में। अब देखते हैं इनका जो लासा है 12 18 का लासा कितना होगा? 12 और 18 का लासा अगर आप ज्ञात करें तो 2 × 2 × 3 18, 2 × 3 × 3 तो कितना हो गया? अब इनका लासा क्या होता है कि जो मिल रहा है वो तो लेना ही है, जो नहीं मिल रहे हैं वो भी लेना है। कौन नहीं मिल रहा है? 2 1 नहीं मिल रहा है इसमें ना। तो अब देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12 3 36, तो इनका लासा जो आया 12 18 का पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। ऑप्शंस के थ्रू करा तब जल्दी सही हो गया। अगर हम इसी तरह 36 का लासा पहले 36 को गुणनखंड करते फिर उनको अलग अलग डिवाइड करते तो बहुत देर हो जाती, पर इसका दूसरा ऑप्शन सही है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 25 0 3 4, ये कोई संख्या है, मैं इकाई का स्थान बताइए। इकाई का स्थान बताने के लिए देखिए कितनी भी बड़ी पावर हो उसे 4 से क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। 4 से भाग देंगे आप तो 4 3 12 और बचा कितना? 3 4 8 32, बचा 1, तो 1 बचा। तो लास्ट अंक क्या है? 4, 4 की पावर कितना? शेषफल इसमें बचा 1 शेषफल बचा तो इसी को इसकी पावर बना देंगे, इसकी पावर 4 की पावर 1, 4 की पावर 1, तो 4 की पावर 1 का मान होता है 4, 4 ही ऑप्शन आएगा इसका। अतः इसका इकाई का अंक क्या होगा? 4। देखिए कोई भी कितनी भी बड़ी पावर हो उसको 4 से भाग देंगे, जो उसका शेषफल बचेगा उसे आप इकाई के अंक में उसकी पावर मान लेंगे और उसे उतने बार गुणा कर लेंगे, तो उससे क्या होगा? आपका जो इकाई का अंक होगा वो मिल जाएगा आसानी से। दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा भागफल 35/24 है, तो इनमें से बड़ी भिन्न, देखता हूँ इसके लिए तो अलग से पे नहीं है पेज, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं कर देता हूँ। माना कोई दो भिन्न हैं, कौन सी भिन्न है? x और y, कोई दो भिन्न हैं, x और y दो भिन्न मैंने मान ली। अब x और y क्या कह रहा है? इनका जो गुणनफल है, x और y का गुणनफल कितना बता रहा है? 14/15। और इनका जो भागफल है, भागफल क्या बता रहा है? कि 35/24 है, 35/24 है। अब कह रहा है कि इनमें से बड़ी भिन्न बतानी है, बड़ी भिन्न बतानी है मतलब कि अगर इनको हम क्या करें? आपस में गुणा कर दें x y, इससे क्या होगा कि हमारा एक मान निकल आएगा ना। देखिए आप y y कैंसिल हो रहा है,
ये चीज़ समझने की चीज़ है कि क्या करें, गुणा करें कि भाग करें कि जोड़ दें, जिससे कि आसानी से दोनों समीकरण वो जो थे उनको हल करना आसानी से हो जाए। अब इनको 14/15 इंटू 34/24, अब इसको काटेंगे 35/5 या 15, 5 सत्ते 35, दो अट्ठे 24 होता है, पर 2 12, 12 2 ने 24, 7। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 49 ये बचा था 3 और ये बांटते हैं 36, और यहाँ से वाई कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर बराबर 49/36। तो एक्स का मान कितना आएगा, अगर यहाँ से हम एक्स का मान निकालें तो एक्स का मान आ जाएगा 7/6। अब x का मान 7/6 है, तो पहले समीकरण में x का मान रख दें। पहला समीकरण क्या था, एक्स वाई बराबर 14/15, ये हमने पहला समीकरण माना था। अब इस पे इसको लाई करा दें तो कितना हो जाएगा 7/6 इंटू वाई बराबर 14/15। अब 14/7 दूनी 14 और ये 6 है, तो 3 दूनी 6, 3 × 6 15, 2 इधर चला जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर यहाँ आ जाएगा 2, 75 हो गया, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 2 × 2 4। अब देखेंगे जो बचा था नीचे क्या बचा था, नीचे बचा था 5, तो 4 y बराबर 4/5 और x बराबर कितना 7/6। तो आप इसका देखिए x का मान कि इन दोनों में कौन सी बड़ी भिन्न होगी, इसमें जो है इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न हमेशा ही छोटी होगी, और इसका हर छोटा है इससे अंश से ना, तो क्या कौन सी भिन्न बड़ी होगी, तो 7/6 बड़ी होगी, मतलब ऑप्शन 2 सही है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर पेट्रोल आता है, उस बर्तन की अधिकतम धारिता क्या होगी जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा माप दे। देखिए इन दोनों का अगर हम मासा ले लें तो क्या होगा, आसानी से आ जाएगा। क्या, एक बड़ा जो टैंकर लेना है, दोनों टैंकर को लेने का, तो दोनों की धारिता को रखने का 2 टैंकर रखते हैं ना, क्षमता रखते हैं, पूरा माप ले। तो अब देखिए ऑप्शन के थ्रू करें अगर, तो 850 100 से कटेगा, नहीं कटेगा, 15 से 15 × 5 = 75 नहीं कटेगा, 68 भी नहीं कटेगा 15 से, क्योंकि 17 17 5 85, 17 5 85 और 17 4 68, तो 170, मतलब इसका कितना आएगा, इसका मासा 170 आएगा, 170 लीटर। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। आप ये क्वेश्चन मासा लासा ये बहुत बेसिक से पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, अब आज इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको इनका सब 850 के गुणनखंड करके दिखाऊं, और आपका कल क्योंकि पेपर है, तो ये सारी चीज़ें आप ऑप्शंस के थ्रू आसानी से सीख सकते हैं। अगर आसानी से ऑप्शंस के थ्रू कर ले जा रहे हैं तो आपको कल इस सब चीज़ों का बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट मिलने वाला है, वरना आप कल पेन रगड़ते रहेंगे और कुछ फ़ायदा नहीं निकलेगा, क्योंकि पहले अगर आपने मेहनत करी है तो उसका फल बाद में ज़रूर मिलता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि बीजगणित में कौन सा इन चारों में महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, माप, मानसिक चित्रण, क्रम परिवर्तन, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण होता है ना, सामान्यीकरण होता है, सामान्यीकरण या सदृश्यता। माप, बीजगणित में माप का उपयोग नहीं होता, क्योंकि बीजगणित में क्या होता है कि चीज़ों को माना जाता है, जैसे एक्स वाई को हमने मान लिया काल्पनिक। मानसिक चित्रण है तो क्रम परिवर्तन भी हो जाता है इसमें, वाई मतलब पक्षांतर करते हैं हम चीज़ों को ना। और सामान्यीकरण, हाँ, सदृश्यता का नियम भी यहाँ पे लगता है कि हमने पिछले इस तरह करा था। मान लीजिए कोई आपको द्विघात समीकरण दी गई, मैंने पीछे ऐसे करा था, उस पर a + b का होल स्क्वायर लगा था, तो अब a - b का होल स्क्वायर लग सकता है। ये कैसे आया, ये सारी चीज़ें आसानी से हो सकती है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, तो पहला नहीं है। माप, माप किसका महत्वपूर्ण पहलू है, तो रेखा गणित का। आगे देखते हैं, गणित की समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए आपकी क्या नीति होगी। गणित की कोई कक्षा है, उसमें कोई दृष्टिबाधित बच्चे बैठे हुए हैं, उनको आपको कैसे समन्वित करेंगे, वहाँ पे कैसे समायोजन करेंगे, ये बताना है। शिक्षार्थियों को विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे, कभी नहीं भेजेंगे। विशेष शिक्षा का कोई प्रावधान समावेशी शिक्षा में हो ही नहीं सकता। इंक्लूसिव एजुकेशन में
आप जब भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे तो हमेशा अपनी ही कक्षा में बच्चे को आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है और उसे अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करानी है। सीटेट अगर आपको पास करना है तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए कि समावेशी कक्षा में या इंक्लूसिव एजुकेशन की जो क्लास होगी उसमें किसी बच्चे को सेपरेटली अलग नहीं कर सकते, आप किसी को अलग नहीं कर दिखा सकते हैं। उनके लिए वैकल्पिक अध्ययन, अधिगम और आकलन पद्धति की अभिकल्पना करेंगे। गणित के बदले दूसरा विषय देंगे, ये भी नहीं होगा, गणित के उच्च, तो इसका दूसरा ऑप्शन है, उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन, अधिगम और आकलन की पद्धति का विकास करेंगे। क्या करेंगे, अगर दृष्टिबाधित है तो उसे सही से, मतलब आप जियो बोर्ड के थ्रू पढ़ा सकते हैं, जिससे क्या होगा, जियो बोर्ड के थ्रू वो बच्चा महसूस करके, फील करके देख लेगा, पढ़ लेगा। इन्हीं अपने अध्यापन की चीज़ों को हमेशा बच्चे को, आपको जब भी सीटेट में, बच्चा हमेशा आपसे अपर है, आपको अपनी चीज़ों में ही परिवर्तन करना है। अगर किसी ऑप्शन में ऐसा दिखता है कि आपको अपनी टीचिंग मेथड में बदलाव लाने की ज़रूरत है तो वो ऑप्शन हमेशा अप्रोप्रिएट की ओर ले जा रहा है आपको, तो इसका ऑप्शन तो सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए अध्यापक निम्न में से किस अध्याय से शुरुआत कर सकता है। मतलब क्षेत्रफल की कोई अवधारणा पढ़ानी है, उसमें क्या करना है कि बच्चे को अवधारणा पढ़ाने के लिए बच्चे को किस वे में शुरू कर सकते हैं हम। आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना, पहले ही जाके अगर बच्चे को आप आयत के बारे में बताने लगेंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा ना। इकाई वर्ग की गणना की सहायता से, इकाई वर्ग की गणना आप क्या उसके पास पहले ही पेपर लेके चले जाएंगे हैं कि इस पे गणना करके दिखाइए हमको, ऐसा नहीं होता है ना। अब देखते हैं भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र पहले दिन पढ़ाते नहीं। आप कब भी जाएंगे, चाहे प्राइमरी लेवल का बच्चा हो या अपर प्राइमरी लेवल का बच्चा, उसे हमेशा लाइफ रिलेटेड चीज़ों की पहले उदाहरण देना है ना, तब जाके अपने टॉपिक को पकड़ना है। हमेशा सीटेट में टॉपिक तभी आएगा जब आप उसे कुछ उदाहरण दे चुके होंगे। तो इसमें हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, ये ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, किसी शहर में पुरुष या महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात 12:13, तो जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत क्या है। मान लीजिए महिलाओं का प्रतिशत क्या है, 12 + 13, कोई भी प्रतिशत हो कितने के बराबर होता है, 100 के बराबर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25x बराबर 100, तो x बराबर 4, और 4 अगर x बराबर है तो महिलाओं का 13 अनुपात है तो 52%, 13 चौके 52% हो जाएगा। सीधे कर सकते थे, 12 13 25, 25 और 4, 13 चौके 52, सीधे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार कागज को मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है, तो बने हुए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा। आगे देखता हूँ, आगे नहीं लिया है, चलो इसी में बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई कागज है, ये कोई कागज है आपका, इसको फोल्ड करके, ये क्या है, वर्गाकार है, इसको फोल्ड करके क्या बनाते हैं, एक सिलेंडर बना देते हैं। हम क्या बना देते हैं, इसका एक सिलेंडर बना देते हैं। अब आप सिलेंडर जब बनाएंगे तो कह रहा है कि इसका जो वक्र पृष्ठ है वो क्या होगा, इस सिलेंडर का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, सिलेंडर का वक्र पृष्ठ बताना है ना, 30 सेंटीमीटर वाले भुजा। अब आप यहाँ से देखिए कि जो कागज है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। पहले तो कागज का क्षेत्रफल, कागज वर्गाकार है तो वर्गाकार कागज है तो a स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर मतलब 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है बेलन का क्षेत्रफल जो होगा, आप जब देखेंगे बेलन का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, तो ये दोनों, ये साइड्स बराबर ही तो है, इनका क्षेत्रफल बराबर ही तो है, ये बीच। भाई आप देखिए इसका क्षेत्रफल, ये इसको मुड़ाया, अगर इसको मुड़ा के देखेंगे आप, लाइव मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, अगर इसको एक दूसरे से मिला देंगे तो दोनों का जो होगा मोड़ने के बाद जो फोल्डिंग पॉइंट होंगे वो आपस में मिल जाएंगे और इनकी त्रिज्या बिल्कुल समान हो जाएगी। त्रिज्या और इनकी दो भुजा की लंबाई वो बराबर हो जाएगी। अब भुजा की लंबाई और ऊंचाई भी बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये जाके ऊंचाई बना देंगे। एक 30 सेंटीमीटर क्या करेगा, इसकी ऊंचाई बना देगा, एक इसका क्या बना देगा, इसका बना देगा क्या, जो बेलन की त्रिज्या होगी वो।
तो ये दोनों क्या होंगे, जो दोनों चीज़ें हैं, कागज मतलब बेलन और ये वर्गाकार कागज है जो, तो इनका क्या होगा, कागज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ ना, तो ये भी 900 ही आ जाएगा, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 के मूल अल्फा तथा बीटा हों तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान बताइए। चलिए अगले लिया है इसमें तो देख बता देता हूँ। इसी में कह रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 7। अब इसको अगर हम इस समीकरण को सही से लिखें तो क्या होगी, स्टैंडर्ड वे में लिखा जाए अगर एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड समीकरण क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आपने कहा चार्ट में पढ़ा होगा ये। तो अब इसको अगर तुलना करें तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालें, दो मूल हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ये सूत्र याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, दोनों मूलों का योग और दोनों मूलों का गुणनफल का जो सूत्र होता है वो हमेशा याद रखिएगा। -1 क्योंकि ए यहाँ पे बी की तुलना करेंगे तो -1 क्या हो जाएगा, +1 और 1 तो 1 ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। और अल्फ़ा इंटू बीटा की अगर बात करें, अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो ये क्या होता है, सी अपॉन ए। सी कितना है, -7। ए कितना है, 1, तो कितना आ जाएगा 7। अब देखिए योग कितना आया 1 और गुणनफल देखें मूलों का तो कितना है, -7। अब जो है क्या था क्वेश्चन, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। अब इसको हल करें तो देखिए अल्फ़ा बीटा क्या आ गए, लासा आ गया इसका, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो है इसमें अगर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ दें और -2 अल्फ़ा बीटा घटा दें तो क्या होगा, हमको अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मिल जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मिल जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -2 इंटू -7 अपॉन -7, 7 दूनी 14, 14 1 प्लस 14 अपॉन 7, यही तो है, यही तो आया हल करने पर कि उसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 14 अपॉन 7। अब ये क्या हो गया 15 अपॉन 7। तो यहाँ पे देखेंगे 15 अपॉन 7 आएगा मान, इसका मान कितना है, इसका मान है 15 अपॉन 7। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर 1 पे ही दिख रहा है तो ऑप्शन 1 सही है। आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक वर्ग का विकर्ण दूसरे विकर्ण के से 2 गुना लंबा है तो दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। पहली बात, वर्ग का जब विकर्ण लिया जाए, यहाँ पे देखते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि वर्ग के विकर्ण दिए गए हैं, मान लीजिए दोनों वर्गों के विकर्ण क्या है, D1 व D2 हैं, तो इसका सूत्र क्या होगा वर्ग के क्षेत्रफल का। तब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अगर आपको विकर्ण दिया गया है तो 1/2 D स्क्वायर ये होता है। अब क्या रहा है प्रश्न में कि जो दूसरा विकर्ण है वो क्या है, वो पहले विकर्ण, जो पहला विकर्ण है वो दूसरे विकर्ण का 2 गुना है, मतलब 2D1 इक्वल टू कितना, D2। ये क्या है, दो के दूसरे विकर्ण के 2 गुना है पहला विकर्ण। अब कह रहा है इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो अब यहाँ से हम सूत्र लगाते हैं, क्या होगा 1/2 D2 सॉरी D1 स्क्वायर, पहले क्या होगा D1 होगा ना, तो D1 स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन D2 स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू इन दोनों में। अब क्या कह रहा था, पहला क्या है, जो दूसरे का कितना है 2 गुना है, 1/2 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 1/2 लिखने की ज़रूरत नहीं।
अब यहाँ जो D2 है वो D2 1 हो जाएगा, D1। अब D1 कैंसिल, तो कितना है 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4:1। देखिए 4:1, चौथा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन 4 सही है, चौथा ऑप्शन सही है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे, मगर ये क्वेश्चंस अधिकतर आपको अपर प्राइमरी में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? 1 ग्राम क्या है? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, का मान लिया कितने प्रतिशत है? x प्रतिशत है। x प्रतिशत है तो 0 से 0 घटा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1/10। 1/10 मतलब 0.1 प्रतिशत है। 0.1 प्रतिशत है 3 नंबर। बहुत जल्दी से करना है क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चन आपका वेट थोड़ी ना करेगा कि एग्जामिनर आपका वेट करेगा 2 घंटे आपके पूरे हो गए तब भी आपके क्वेश्चंस नहीं हुए तो आपको टाइम मिलेगा। तो क्वेश्चंस को आसानी से बनाना सीखिए, इससे क्या होगा आपको पेपर में बहुत ही आसानी होगी, जिससे आप परीक्षा में बिल्कुल ये मानिए कि कल आपकी परीक्षा और आप इतना अच्छा करेंगे। अगर ये सेशन आपने पूरा का पूरा हैंडल किया और सही से देखा, एक एक चीज़ समझी, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं, यही पैटर्न होने वाला है क्वेश्चंस का। तो मैं दावा करता हूँ कि पैटर्न तो यही होगा। अब ये कोई कहे कि यही न्यूमेरिक होने चाहिए, यही संख्याएं हो, तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ऑपरेटर स्टार को निम्नलिखित परिभाषित करता है कि 4 स्टार 3, मतलब 4 को जो 3 अगली संख्याओं तक का जोड़ा जा रहा है, 5 को अगली 4 संख्याओं तक जोड़ा जा रहा है, 6 को अगली 4 संख्याओं को। तो यहाँ कहा गया कि n स्टार 8 का मान बताइए। तो n स्टार 8 का मान जब आप देखेंगे, स्टार 8 का मान जब देखेंगे तो क्या होगा? n को भी हम क्या करेंगे? अगली 8 संख्याओं तक जोड़ेंगे, मतलब n+1 प्लस n+2। ऐसे अगर हम 8 तक जाएं तो ये कितना हो जाएगा? n+7, क्योंकि n स्वयं में 1 है तो बाकी आगे 7 संख्या तो 8 हो गई। अब यहाँ से देखें आप, 8n हो गया। देखिए 1 1 2 3, 3 के बाद आप जोड़ते चले जाइए, 3 3 6, 6 4 10, ऐसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? +28। तो यहाँ पे 8n+28, पहला ऑप्शन इसका सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। शिक्षक की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु, भाई 40 लोग थे तो कितनी थी? 40 लोग थे तो 15 थी। अब 41 हुए तो कितनी हो गई? 16 हो गई। तो जो 16वां आया उसने क्या किया? सब में 1-1 बढ़ाया ना, सबकी उम्र में 1-1 वर्ष बढ़ा दिया। तो पहले कितने लोग थे? 40 लोग थे, अब कितने हो गए? 41। तो इसकी एक बार कितनी हो जाएगी? 41, और औसत आयु कितनी थी? 15, तो कितना हो गया? 56 वर्ष। समझ में आया? बहुत बेसिक। देखिए 40 लोग टोटल थे ही, अब 40 में 41वां आता है, वो क्या कर देता है? जो 41वां आता है वो 1 वर्ष बढ़ा रहा है, तो 40 टाइम 1-1 बढ़ाया तो 40 वर्ष वो हुए, और 1 साल ये क्योंकि 41वां है तो 41, तो ये 41 हो गए। अब 15 इसकी औसत थी, टोटल ग्रुप का औसत कितना था? 15, तो दोनों को जोड़ दिया तो 56। ये बहुत आसान ट्रिक है एज निकालने की ना, ऐसे। अब आपको अगर सही से मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट करना है तो कैसा होगा? 15 चौके 60, 600 इनका, और 41 का जो होगा वो क्या होगा? 16 से अगर गुणा करें तो 656, 16 चौके 64, हाँ ठीक, 656। अब इसको दोनों को घटा दें, अब इन दोनों को घटा दें तो क्या होगा? 41 वाले में अगर हम 656 में 40 की घटा दें तो हमें 41वां की मिल जाएगी, ये 56, तब भी 56 ही आएगा। उसमें क्या होगा कि आपको ज़्यादा करना पड़ेगा गुणा भाग। ऐसे क्या है, आपके दिमाग का खेल है कि 40 लोग टोटल थे तो उनने 1-1 बढ़ाई, और 41वां आया तो उसकी भी 1 वर्ष बढ़ी, तो 41 वर्ष हो गए कुल। और 15 ग्रुप की औसत आयु थी, दोनों को जोड़ देते हैं तो 56 हो जाता है। बस सीधी सी बात थी, कोई ज़्यादा भागना ही नहीं था उसमें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हमें ऐसी पाठ्यचर्या विकसित करने की ज़रूरत है जो बच्चे के लिए करे। क्या करे बच्चे के लिए? ये बताना है। जागरूक बनाने का प्रयास करें, सफलता की कल्पना करें,
सर्वांगीण विकास करे। तीसरा ऑप्शन इसका सही है कि हमें ऐसी पाठ्यचर्या विकसित करना चाहिए जो बच्चे का क्या करे, सर्वांगीण विकास कर दे। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों में गणित के प्रति डर का क्या कारण है? गणित की संचयी प्रकृति, ऐसा नहीं, गणित की संचयी प्रकृति, गणित की संकुचित प्रकृति। गणित की संकुचित प्रकृति के कारण बच्चा डरेगा नहीं। अगर संकुचित होगी प्रकृति, छोटी होगी, तो बच्चा हंसी खुशी आसानी से करेगा। गणित की बृहत प्रकृति, बृहत प्रकृति तो है पर उससे बच्चा डरता नहीं है। गणित की दीर्घात्मक प्रकृति, इससे भी एक ही बात है। तो गणित की संचयी प्रकृति, ये पहला ऑप्शन गलत है इसका। डर का कारण क्या है? संचयी प्रकृति, मतलब बच्चों को जो क्रियाएं हैं, जो संकल्पनाएं, वो करने में दिक्कत होती है गणित की, बस यही बात है कि उन्हें डर लगता है। कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बात का ध्यान रखना चाहिए। छात्रों से कठिन अभ्यास करवाना, सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। यही तीसरा ऑप्शन इसका सही है। तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड, अंकगणित शिक्षण का महत्व है। घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, व्यापारिक उपयोग हेतु। यह सभी। क्यों? क्योंकि घरेलू कार्य में भी आप जोड़ घटाना करते हैं, मजदूर हैं तो कहीं जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ भी आपको पैसा दिया गया तो वहाँ भी अंकगणित का प्रयोग होता है, व्यापारिक उपयोग में भी अंकगणित प्रयोग होती है। तो यह सभी, चौथा ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, तार्किक सोच, या सभी। ये सारी चीज़ें अगर गणित पढ़ता है बच्चा तो उसमें आत्मविश्वास भी आता है, आत्मनिर्भरता भी आती है और तार्किक लॉजिकल बुद्धि का भी विकास होता है। तो यह सभी, चारों ऑप्शन इसके सही हैं, यह सभी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बस आज की क्लास में इतना ही। कल आपका पेपर है, मैं कामना करता हूँ कि आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन हो। आप इस सेशन से कम 70% क्वेश्चंस को देखें और हो सके तो आपके पेपर में, मतलब आप सब लोग कोशिश ये करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और उस क्वेश्चंस अटेम्प्टिंग में ये याद रखिएगा कि आप जर्नल से हैं तो 90 तो ज़रूर लाने की कोशिश करिए और SC ST OBC हैं तो 82 नंबर आपके लिए लाने महत्वपूर्ण है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए और हमेशा कुछ शार्ट ट्रिक्स हैं, जैसे कुछ निगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको भी ध्यान में रखिए कि जो चीज़ें, जैसे आपको इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें सभी को सम्मिलित करना है। कोई भी बच्चा किसी भी तौर से विकलांग हो उसे अपनी सम्मिलित कक्षा में बिठाना है। ये सारी चीज़ें आप हमेशा याद रखें। बच्चे का कोई कसूर सीटेट के एग्ज़ाम को आप नहीं दिखा सकते हैं, नहीं तो सीटेट आपको आपकी औकात दिखा देगा। सीटेट की औकात देखनी है, अगर आपको सीटेट की औकात नापनी है तो हमेशा टीचर की औकात देखते रहिए। मतलब आप हमेशा गलत हो सकते हैं, बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता है, ये मानकर सीटेट के हर क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन पेपर होगा। इसमें तो फिर भी हमने जो आपको क्वेश्चंस कराए ये फिर भी हार्ड हैं। अगर बहुत मॉडरेट लेवल का पेपर बनता है तब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वरना ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम में आते हैं। अपर प्राइमरी में ऐसे क्वेश्चंस आने की पूरी संभावनाएं होती हैं, बट प्राइमरी लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको। तो आप आसानी से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल टेंशन फ्री होके काम करिए। पेपर देने जाइए बिल्कुल फ्रेश माइंड में, पूरे होशो हवास में दीजिए। इस बार पेपर फिर से अपने पुराने ऑफलाइन मोड पे है तो इस बार ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं है। और सीटेट में सबसे बड़ी बात, आप क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश ज़रूर पढ़िए। अभी तक क्या था, अगर ऑनलाइन में देखें तो आपको लैंग्वेज चेंज करनी पड़ती थी, पर अब ऑफलाइन में क्या होगा कि आपके सामने अगले पेज पे लिखा होगा। अगले पेज पे अगर लिखा है आपको आंसर क्वेश्चन इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, तो पढ़ने में आसानी है ना, तो वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार। खास करके CDP के क्वेश्चंस को आसानी से समझ में आ जाएंगे अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो बस आज की वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ और धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सेशन को शेयर करिए। यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। आपके पेपर में आपकी सफलता की गारंटी की तरह है ये सेशन। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। और पेपर के बाद पेपर कैसा गया इसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका सेशन से क्या फ़ायदा मिला, क्या नहीं मिला, ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।